गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड जोहार। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि कम से कम आपको 2, 3, 4 और अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन मिल सके, इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। अफसोस इस बात की है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, प्रोत्साहन दीजिए मुझे, ताकि मैं लगातार निरंतर प्रयास करता रहूं और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए लाता रहूं। फिर भी मैं अपनी तरफ से प्रयास जारी रखूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। चलिए, आज का जो सेक्शन है वो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे हिस्ट्री से संबंधित। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर सुनने लायक ये है इस प्रकार कि हड़प्पा सभ्यता का नाम उस शहर के नाम पर रखा गया जिसे पहली बार खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता का जो नाम है उसे आई जस्ट सेटिंग इट ओके थिंग्स लेट्स। हड़प्पा सभ्यता का नाम उस शहर के नाम पर रखा गया है जिसे पहली बार खोजा गया था। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा चरण में सिंधु संस्कृति अपने चरम पर थी और दक्षिण भारत और संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में फैलने लगी थी। क्या यह दक्षिण भारत में ही फैलने लगा था? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये आप हालांकि सिंधु सभ्यता के इसी नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि हड़प्पा एक जगह है जो अभी पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में ही है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में खोजे जाने वाले स्थल में हड़प्पा, जो तत्काल ब्रिटिश भारत का पंजाब प्रांत जो अफगानिस्तान में स्थित है, उसी समय इसमें मतलब हड़प्पा खोजा गया था। उत्तरवर्ती हड़प्पा, अगर हड़प्पा की बात करें तो लगभग 1900 ईसा पूर्व क्रमिक पतन होने लगा और लगभग 1700 ईसा पूर्व तक अधिकांश शहरों का पतन ही हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभा और समिति, आदिवासी या क्षेत्रीय स्तर पर विधान सभाएं होती थी। सभा और समिति जो थी आदिवासी या क्षेत्रीय स्तर पर विधान सभाएं होती थी। राजा जनजाति और पशुधन के रक्षक होने की मुख्य जिम्मेदारी के साथ साथ निरंकुश होता था। आरंभिक वैदिक काल में महिलाओं को समितियों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आप जानते हो कि आरंभिक वैदिक काल में महिलाओं का प्रवेश सभा और समिति में वर्जित नहीं था, बल्कि महिलाएं भी अपाला, घोषा, आप सुने ही होंगे, बेहतरीन महिलाओं का नाम। वैदिक सभ्यता से महिलाओं का बेहतरीन स्थिति था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति मतलब एक तरह से बदतर होती चली गई और आगे चलकर तो और भी खतरनाक हो गया। जहां तक बात सभा और समिति या आदिवासी या क्षेत्रीय स्तर का विधानसभा होती थी, बिल्कुल देखिए, राजा निरंकुश नहीं था, उसे सभा या समिति नामक सभाओं के निर्णय का अनुपालन करना भी होता था। सभा और समिति आदिवासी और क्षेत्रीय स्तर पर विधानसभाएं होती थी। समिति एक सामान्य सभा थी, महिलाओं को इसमें भाग लेने का आराम से अवसर मिलता था। निम्नलिखित शासकों में किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल, भोज, गोपाल या कुमारगुप्त? यू नो अबाउट दैट कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा के साथ साथ पाल साम्राज्य के दौरान भारत में स्थित शिक्षा के 2 सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। विक्रमशिला को राजा धर्मपाल ने नालंदा में शिक्षा की गुणवत्ता की गिरावट के प्रत्युत्तर में स्थापित किया था। क्योंकि नालंदा में शिक्षा की जो गुणवत्ता थी वो लगातार गिर रही थी, तो उसी के प्रत्युत्तर में विक्रमशिला में राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख से संबंधित है। अशोक के शिलालेख को ब्राह्मी लिपि में और खरष्टी लिपि में उत्कीर्ण किया गया। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन लिपियों के बारे में सही है? ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखा जाता है, जबकि खरष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। मतलब ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं और खरष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रचलित थी, जबकि खरष्टी लिपि शेष देश में प्रचलित थी। विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट? जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है और खरष्टी लिपि को दाईं से बाएं लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिए, ब्राह्मी ब से ब्राह्मी और ब से बाएं से स्टार्ट कीजिएगा और खरष्टी लिपि जो है दाईं से बाएं। लेकिन याद रहे कि खरष्टी लिपि जो है वो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रचलित थी, जबकि ब्राह्मी लिपि शेष देश में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियों के शक्तियों के संदर्भ में।
भारत में जो यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश हुआ उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जैसा कि मैंने मुंह फाड़ा, उसी तरह अंग्रेजों ने मुंह फाड़ के पूरे भारत को निगल लिया था, पता है आपको। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया। क्या 1499 में गोवा पर कब्जा किया? यही तो पहला स्टेटमेंट है जो गलत है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट, अर्थात अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मुसलीपट्टनम में खोला था। जी हाँ, बिल्कुल। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला और डुप्लिक्स के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। रही बात पुर्तगालियों ने जो बीजापुर के शासक से गोवा 1510 में छीन लिया था। ओके, अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। बनवाली, लोथल, कालीबंगा और कोटदीजी। मैं इसका आंसर बता देता हूं कि बनवाली जो है आपको पता होगा, ये निश्चित रूप से हरियाणा से बिलोंग्स करता है। लोथल तो आप जानते ही हैं गुजरात है। कालीबंगा राजस्थान और कोटदीजी ये सिंध में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताइए। फिर से हड़प्पा सभ्यता, गढ़ी जो था गढ़ी, दो प्रकार के जो सिटाडल और जो जमीन हो का हिस्सा, वो आपसे प्रश्न पूछा गया है। गढ़ी में मुख्य रूप से आम लोग निवास करते थे। विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया गया था और पत्थर से निर्मित था। पत्थर से निर्मित था और आम लोग गढ़ी में रहते थे? जी नहीं, गढ़ी में मुख्य रूप से कुलीन वर्ग के लोग रहते थे। और ये जो विशाल स्नानागार बनाया गया था, वो विशाल स्नानागार है, वो आपका ईंटों, पक्की ईंटों से बना हुआ था। ओके, ना कि मसानों से, ना कि पत्थरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे पूर्व में स्थित हड़प्पा स्थल है? राखीगढ़ी, चन्नूदड़ो, धोलावीरा या फिर गनवारी वाला। यू नो अबाउट दैट कि राखीगढ़ी जो है पंजाब, रोपड़, तो मेरे ख्याल से आप जान चुके हैं राखीगढ़ी सबसे वेस्ट में पड़ता है कि पूर्व में पड़ता है? पूर्व में पड़ता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो इधर है, कोटदीजी भी पश्चिम में पड़ता है, चुन्नदड़ो भी पश्चिम में पड़ता है, धौलावीरा भी पश्चिम में गुजरात के आसपास पड़ता है, रंगपुर भी गुजरात के आसपास है, लोथल भी गुजरात में ही है। लेकिन रहा बात राखीगढ़ी का, तो वो उससे पूरब में है। बनवाली भी पूरब में है, कालीबंगा भी पूरब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो 1858 के बारे में सही है। तो 1858 के बारे में विच आर द राइट स्टेटमेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश क्राउन के पास सरकार, क्षेत्र और राजस्व शक्तियां को हस्तांतरित कर दिया गया। इसने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसने भारतीयों को विधि निर्माण प्रक्रिया में शामिल कर प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत की। कौन सा कथन सही है? विच आर द करेक्ट? देखिए, भारतीयों को विधि निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने का जो प्रातिनिधिक संस्थानों की शुरुआत उसमें 1858 में नहीं किया गया था। पहले आप 1858 के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए, भारत के सुशासन अधिनियम मैंने गुड गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। यह एक्ट 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसको सुशासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया। ब्रिटिश क्राउन के पास सरकार, क्षेत्र और राजस्व की शक्तियों को ट्रांसफर कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदल कर उसे वायसराय कहा जाने लगा। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने और अंतिम गवर्नर जनरल भी बने। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। रही बात भारतीय परिषद अधिनियम में भारतीयों को प्रवेश देने का पहला बार जो प्रयास किया गया था वो 1861 के अधिनियम में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट से। यू नो अबाउट द गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन पैक्ट लंदन में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के बाद हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। मतलब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के बाद ये घटित हुआ। दूसरा है कि इसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में सविनय अवज्ञा की अवधि को समाप्त कर दिया, जिसे गांधी जी और उसके अनुयायियों ने दांडी यात्रा शुरुआत किया था। तो आपको बहुत ही बारीकी अगर जानकारी होगा गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। गांधी इरविन पैक्ट प्रथम गोलमेज सम्मेलन के सफलता के बाद गांधी जी को मनाया गया, अर्थात भारतीयों का जो
कांग्रेस का एक रिप्रेजेंटेशन बिना गोलमेज सम्मेलन तो सफल हो नहीं सकता है। इसी के ध्यान में रखकर गांधी जी और इरविन के बीच एक पैक्ट हुआ जिसमें बहुत सारी मांगे रखी गई। हालांकि गांधी जी के अधिकांश मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, फिर भी गांधी जी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया। गांधी जी वहां से मतलब एक तरह से निराशा होकर लौट कर आए। हालांकि गांधी जी ने कहा कि गांधी हार सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। इस प्रकार अगला कार्यक्रम दांडी मार्च की यात्रा शुरू होती है। देखिए, गांधी इरविन पैक्ट में लंदन के सेकंड गोलमेज सम्मेलन के पहले 5 मार्च 1931 को गठित हुआ। महात्मा गांधी और भारत के जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया एक राजनीतिक समझौता था। इससे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में सविनय अवज्ञा की अवधि को समाप्त कर दिया और गांधी और उनके अनुयायियों को दांडी यात्रा शुरू करने के लिए मजबूर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा पाषाण युग के बारे में। इसका विस्तार मानव इतिहास के लगभग 1/3 हिस्सा पर है। पूरा पाषाण युग का जो विस्तार है वो मानव इतिहास के केवल 33.5% हिस्से पर है। इस अवधि के दौरान शुतुरमुर्गों के अस्तित्व के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तीसरा ऑप्शन है कि इस युग में अस्थि निर्मित उपकरण प्राप्त हुए, लेकिन इस अवधि में पाषाण निर्मित औजार प्राप्त नहीं हुए। पाषाण युग के बारे में चर्चा हो रही है। पाषाण युग में आपको पता होगा कि पाषाण युग जो है उसको आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व का जो अवधि है उसको हम लोग पाषाण युग कहते हैं। इसको तीन भागों में आरंभिक पाषाण, मध्य पाषाण और पूरा पाषाण पूरा पाषाण में बांटा जाता है। इसका विस्तार मानव इतिहास के लगभग 99% हिस्से में आता है। इस अवधि के दौरान जो पाए जाने वाले जो पत्थर है आमतौर पर छोटे होते हैं जिसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। पूरा पाषाण काल के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। महाराष्ट्र के पटने में बहुत भारी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए हैं। कुछ टुकड़ों पर डिजाइन भी देखा गया है, जबकि इसके मनके भी बनाए जाते थे। नेक्स्ट है कि कौन सा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत का प्रमाण प्रदान करता है? इनामगढ़, धौलावीरा, मेहरगढ़ या कालीबंगा? ये जो कृषि के प्रमाण जो है सबसे पहले प्रमाण मेहरगढ़ में मिले हुए हैं, जो बलूचिस्तान का जो कच्छ मैदानी है मेहरगढ़, यहीं पर दक्षिण एशिया के कृषि शुरुआती का प्रमाण मिलता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वगामी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में श्रेणियों में निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य था? शिल्पकारों को प्रशिक्षण प्रदान करना, व्यापारियों के लिए कच्चे माल की खरीद करना, धन जमा करने वाली वित्तीय संस्थानों के रूप में कार्य करना और दान प्रदान कर धार्मिक सहायता करना। ये सब सभी के सभी सही है। कई शिल्पकारों और व्यापारियों ने संघों का गठन किया था जिसे श्रेणियां कहते हैं। शिल्पकारों की इन श्रेणियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। कच्चे माल की खरीद की जाती थी, तैयार माल को बेचा जाता था, श्रेणियों के द्वारा व्यापार किया जाता था। श्रेणियों ने बैंकों के रूप में भी कार्य किया है, जहां अमीर पुरुषों और महिलाओं द्वारा धन जमा किया जाता था। इस धन को निवेश किया जाता था। ब्याज के हिस्से को मठों में धार्मिक संस्थानों को चलाने के लिए सहायता दी जाती थी। नेक्स्ट वंस अगेन गांधी इरविन पैक्ट के समझौते में कुछ एग्रीमेंट हुए थे उनसे संबंधित है कि व्यक्तिगत उपभोग और बिक्री के लिए तटीय गांवों में नमक बनाने का अधिकार दे दिया गया। व्यक्तिगत उपभोग और बिक्री के लिए तटीय गांवों में नमक बनाने का अधिकार दिया गया। शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक तरीके से धरना देने का अधिकार। तीसरा है कि पुलिस की ज्यादती, जो पुलिस ने बदमाशी की है, जो ज्यादती की है, उसकी जांच करने हेतु गांधी जी को सुझाव को स्वीकार कर लिया गया। और हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। सब स्वीकार किया गया था। क्या देखिए, रही बात व्यक्तिगत उपभोग पर, तटीय गांवों के लोगों को नमक बनाने की छूट तो मिली थी लेकिन बिक्री करने का छूट नहीं मिला था, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। और रही बात पुलिस की ज्यादती की जांच करने के लिए ये बात स्वीकार नहीं किया गया था। हालांकि कुछ कार्य जैसे कि हिंसात्मक कार्यों में जो लिप्त नहीं थे सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। अभी तक ना एकत्र किए गए जो जुर्माने हैं उसमें छूट प्रदान की जाएगी। उन भूमि खंडों को वापस किया जाएगा जिन्हें अभी तक तीसरे पक्ष को नहीं बेचा गया है। सरकारी कर्मचारियों के साथ उदार व्यवहार, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, व्यक्तिगत उपभोग के लिए न कि बिक्री के लिए तटीय गांवों में नमक बनाने का अधिकार दिया गया। शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक तरीके से धरना देने का अधिकार दिया गया। आपातकालीन आदेश को वापस ले लिया गया, लेकिन गांधी जी के कुछ मांगों को ना स्वीकार किया गया। उनमें से सबसे ज्यादातर अगर चर्चा में था
तो वह भगत सिंह और उसके साथियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में नहीं बदला गया, और पुलिस की जो बदमाशी थी, जो ज्यादती की गई थी, उसकी जांच करना, उसको मतलब दरकिनार कर दिया गया, उसको स्वीकारा नहीं गया। नेक्स्ट है कि गांधी जी, हालांकि आपको पता होगा गांधी जी इसी से संबंधित है कि गांधी जी ने स्वीकार लिया। I am feeling tired, so I think I should stop this video. Once again, I am thanks a lot for all of you watching this video 2 or 3 times. अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स a lot for watching this video. Thank you.